So hello everyone, welcome to our super learning platform. सबसे पहले तो आपको वेरी वेरी हैप्पी होली। देन आफ्टर हम आज अभी तक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें अभी तक हमने आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन सबको देखा था और वीवीटी थ्योरी के पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को हमने अभी तक कवर करा है। तो अब उसमें और आगे बढ़ते हुए उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी मदद से हम आपके बॉन्डिंग की ज्योमेट्री के बारे में पता करते हैं, उनके ज्योमेट्री पे हम कमेंट कर सकते हैं। तो उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये केमिकल बॉन्डिंग का, क्योंकि इसके साथ आप बॉन्डिंग से आप रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स को क्लियर करते हैं और जो कि काफी जरूरी होता है। और उससे हम उसकी ज्योमेट्री को, मेन बात, किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को अगर हमें डिस्कस करना होता है तो हम उसके हेल्प से उसे डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे एक तो पहले हम इसके एक स्टोरी वाले पार्ट से समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि एक मैंने इसे दो तरह से कर रखा है। एक तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हमारे जो यूज होती आई हैं, जो सभी लोग पढ़ाते हैं, वो एक होता है। बट एक पहले हम एक स्टोरी की तरह से हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन को मैंने एक नाम दे रखा है जो कि मैंने जुगाड़ नाम बोला हुआ है। जुगाड़ जो कि हमारे भारत में एक ऐसी चीज है जिसे लगभग हमारे सारे इंडियंस, मतलब एक किसी कोई भी आप उन्हें प्रॉब्लम दे दो, वो उसे जुगाड़ की तरह से सॉल्व कर ही देते हैं। तो उसके अंदर उन्हें कभी कोई दिक्कत होती नहीं है और वो जब जुगाड़ की तरह से किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को वो इजिली सॉल्व कर देते हैं। देन आफ्टर उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपने CH4 ली है, तो CH4 के अंदर आपने कार्बन इज एसोसिएटेड विद 4 हाइड्रोजन्स एंड ईच बोथ आर नॉन मेटल्स। सो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। देन उसके केस में यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s एंड 2p2 है। 2s इज एट लोअर एनर्जी लेवल एंड 2p इज हायर एनर्जी लेवल। सो उनकी अगर हम बॉन्ड उनके ऑर्बिटल्स में दर्शाए तो 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, देन अगर हमें यहाँ पे बॉन्डिंग करवानी है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर। ये जो 4 हाइड्रोजन से अगर हमें इन्हें बॉन्डिंग करवानी है तो कार्बन जाएगा हाइड्रोजन के पास, उसे बोलेगा आप मुझसे बॉन्ड कर लो, देन आप भी डुप्लेट बना लेना और मैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लूंगा, मेरे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन बोलता है ठीक है, तो हाइड्रोजन जाता है इसके पास। बट इसके पास क्या है कि 2s तो पहले से फिल है, तो वो तो वहां पे जाता नहीं, तो फिर हाइड्रोजन इसके पास जाता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे पेयर अप कर लेता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे कर लेता है, तो बाकी के तो 2 हाइड्रोजन बच गए। यहाँ पे कार्बन का काम हो गया बट 2 हाइड्रोजन बच गए। लेकिन एक अच्छी चीज है हाइड्रोजन के साथ, वो चारों पूरे यूनाइट रहते हैं, वो हमेशा यूनिटी के साथ रहते हैं कि अगर हम बॉन्डिंग करेंगे तो चारों एक साथ करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। अब फिर कार्बन यहाँ पे सोचने लगता है कि आखिर ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि अगर हम बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो फिर मैं स्टेबल कैसे होऊंगा। तो वो उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें 4 दे दूं तो क्या तुम कर लोगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं करूंगा। तो वो फिर जाता है अपने ऑर्बिटल्स के पास कि देखो हमारे तो एनर्जी गैप में तो थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस है, हम लोग एक ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें हम लोग सारे को एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो कि हम अपने आप को मिक्सअप कर लेते हैं। देन उसके अंदर क्या करते हैं, तो वो जब ऑर्बिटल्स को ऐसा बोलते हैं कि और तुम्हें भी एक एक मैं इलेक्ट्रॉन पेयर दिलवा दूंगा तो तुम भी स्टेबल हो जाओगे और मेरी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। उसके ऑर्बिटल्स बोलते हैं चलिए ऐसी बात है, तो वो एग्री कर जाते हैं। देन उसके अंदर क्या होता है, जब तो वही हमारे पास 4 बना, चारों के अंदर एक एक आ गए, कार्बन के 4 वैलेंस है। अब हाइड्रोजन आते हैं, वो इजिली अपना वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को देके वो मस्त बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इस केस में हमने sp3। अब इसका आप बोलेंगे कि इसमें जुगाड़ क्या हुआ, तो इसमें जुगाड़ ये हुआ कि जो कार्बन की ऑर्बिटल है उसको सी ने जुगाड़ किया कि अगर जितने बॉन्ड बनाने थे उसने उतने ही यूज करे। अब जैसे कार्बन के पास 4 वैलेंस शेल तो है, उसे 4 की जरूरत थी, उसने चारों की यूज कर ली। अगर उसे 2 की जरूरत होती तो वो 2 का यूज करता। इसे हम एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे, मतलब इससे बेसिकली समझिए कि उसे जितने का यूज करना था उसने उतने का ही यूज किया, यानी कि अगर उसे 3 का यूज करना होता तो वो 3 का ही यूज करता। सो अब नाउ टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं।
तो टेक्निकल टर्म्स में क्या है, टेक्निकल टर्म्स में उसकी डेफिनेशन होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्सिंग करना, वो आपस में इंटरमिक्सिंग करके न्यू ऑर्बिटल्स को फॉर्म करना एक ही एनर्जी के, और जो सारे जो फॉर्म हो गए वो एक एनर्जी लेवल के होते हैं, देन उस केस के अंदर उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ मेन रूल्स होते हैं आप, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल लीजिए। उसके अंदर क्या करते हैं कि ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी जनरली ऑफ द सेम सेल एंड बिलोंग्स टू द सेम एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि बेसिकली तो सेम सेल वाले ही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, या फिर माइन्यूट सा डिफरेंस हो उनकी एनर्जी में। यानी कि आप 2s 2p को तो करवा सकते हैं, बस 2s वाला 3s के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, 2s वाला 3p के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। यानी कि जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, माइन्यूट सा डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेम सेल के है तो काफी अच्छा, अगर नहीं है तो माइन्यूट सा इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी डिफरेंस होता है, यानी कि 2s 2p चल जाएगा, 3s 3p चल सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन बिलोंग्स टू द ऑर्बिटल ओनली नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द वैकेंट और हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। नाउ द तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल मिक्स्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आप प्रोड्यूस करोगे वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल मिक्स्ड कितने करे आपने। अगर आपने एक s और 3 p को मिक्स करा तो आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये बेसिकली अगर आपने एक s और 2 p को मिक्स करा तो आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये हमारा था फोर्थ पॉइंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल possesses lower energy in comparison to the pure atomic orbital from which they are formed. Therefore, hybrid orbital provide efficient overlapping than the overlapping by pure sp and d orbital. ये सब थ्योरी के कुछ पॉइंट है, ये आपके नोट्स में होने चाहिए। बाकी ये 3 ऊपर वाले तक यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि उसे अगर हमें रूल पता होता है तो हम बेसिकली इजिली अच्छे से डील कर पाते हैं उसे। एक ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसे भी आप देख लेंगे और अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें कि हाँ ये रूल्स थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाइब्रिडाइजेशन के। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास अब आता है, अब जैसे आप समझते हैं कि आखिर जो जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट था उसका यूज क्या हुआ। अगर आपको किसी ने दे दिया C2H2, ठीक है, आपने तो पहले HCCH बनाया क्योंकि आपको इतना दिया हुआ था, आपको पता नहीं है कि C और C के बीच में कितने डबल बॉन्ड्स है। अभी तक आपने कुछ उतना खास अच्छा पढ़ा नहीं है तो आपको उतनी ज्यादा आइडिया नहीं है इसके लिए। तो आपने जनरल स्टेट बनाया, 2s2p2 कार्बन का बना दिया, एक्साइटेड स्टेट लिया, 2s में 1 और 2p में एक्साइट करवा के आप ले गए तो 4 हो गए। अब बात यहाँ पे आई इस C2H2, आपको जरूरत है, आपने क्या करा, आपको जरूरत है 2 की, आपने 2 का ही यूज करा। आपने एक s और एक ही p को लिया और आपने हाइब्रिड करा दिया, क्योंकि आपके पास तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो आप तो वो 2 ही हाइड्रोजन आएंगे तो फिर उनके लिए तो 2 ही चाहिए ना, उनको तो 4 देके हम क्या करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने 2 का यूज करा, तो 2 का sp बना दिया और 2 p रह गए वैसे के वैसे। तो जब 2 हमारे पास sp आए तो एक कार्बन का sp इधर आ गया और दूसरा sp इधर आ गया। उसी तरह सिमिलरली इसका sp एक इधर आ गया और इसका एक sp इधर आ गया। तो एक sp के साथ तो इसने हाइड्रोजन के साथ कर लिया और एक sp के साथ ये हाइड्रोजन आ गया। तो जब दोनों हाइड्रोजन आ गए और ये sp आपस में कर लिए तो ये तो चलिए इनके sp का काम हो गया, ठीक है। बच गए हमारे पास 2p एक कार्बन के। अब एक हमारा py ये रहा और एक हमारा pz ये रहा, दोनों परपेंडिकुलर हैं और सिमिलरली इसका भी py था, इसका भी pz था। तो जब ये वाला py है और ये वाला py है, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर पैरेलल या साइडवेज होते हैं तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है, लैटरल ओवरलैपिंग। इसका मतलब वो लैटरल ओवरलैपिंग करेगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, सो उसी तरह pz वाले भी अगर वो ऐसे हैं तो वो कौन सा बना रहे हैं, वो भी पैरेलली जा रहे हैं दोनों ऑर्बिटल्स, तो वो भी पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो एक तो उन्होंने सिग्मा यहाँ पे बना ही दिया था, अब 2 पाई बन गया। तो अब यानी कि हम इसे अगर जनरली दिखाए तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई है। ये चीज बेसिकली यहाँ पे समझने लायक थी। अगर आप दोनों तरीके से यहाँ पे उसको समझ सकते हैं, जुगाड़ वाला तरीके से आप उसे ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं।
सर उसी तरह एक आपको मैं C2H4 का बनाने के लिए देता हूँ, आप अपने नोटबुक में बनाइएगा और उसकी पिक्चर आप टेलीग्राम के हमारे ग्रुप पे भेजिएगा, मैं चेक कर लूंगा कि आपने सही बनाया या नहीं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसे। अब एक होता है कि आपको हाइब्रिडेशन निकालना, ठीक है, उसके लिए दो मेथड्स हैं। पहले मैं एक ऐसा मेथड डिस्कस करता हूँ जो शायद बहुत ही कम जगह डिस्कस करा जाता है, थोड़ा सा अच्छा मेथड है बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन काफी हद तक वो बहुत सी चीजों को कवर कर लेता है। फिर बाद में जो जनरल मेथड है जो हर जगह बताया जाता है उसे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि स्टेरिक नंबर आपने कैलकुलेट करना है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एस प्लस वी माइनस क्यू। यहाँ पे जो भी टर्म्स मैंने लिखा है उसका एक प्रॉपर मीनिंग है, एस का मीनिंग है, वी का मीनिंग है, क्यू का मीनिंग है, हम डिस्कस करते हैं अभी। एस इज बेसिकली योर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम तो आपने देख लिया, बट उसके साथ याद रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोनोवैलेंट को काउंट करना है, नॉट एनी डाईवैलेंट ट्राईवैलेंट एटम, क्योंकि आपके पास बहुत बार ऐसा होगा कि सराउंडिंग एटम के अंदर डाईवैलेंट भी रहेंगे। जैसे कि CO2 में ऑक्सीजन डाईवैलेंट है तो उसे हम काउंट नहीं कर रहे होंगे। सेम एग्जैक्टली द V इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो हमेशा हमें मिलेगी। एंड Q इज बेसिकली इक्वल टू द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल विथ साइन। दिस इज इंपॉर्टेंट, चार्ज जो हम लेंगे वो विथ साइन हम ले रहे होंगे। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तरह से। सबसे पहले हम CH4 को पकड़ा, यहाँ पे इसके पास सराउंडिंग एटम में मोनोवैलेंट की संख्या कितनी है, तो 4 हाइड्रोजन थी हमारे पास, हमने 4 नोट कर लिया। V यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 हमारे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज इस कंपाउंड पे कुछ नहीं है तो हमने 0 लिया। X इक्वल्स टू हाफ प्लस 4 माइनस 0, 8/2 इक्वल टू 4, 4 इज sp3, हमारे पास हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। CO2, now in the CO2 we can see S equals to 0 क्योंकि ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट। V equals to 4, कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज 0 है, तो X is equals to half into 0 plus 4 plus 0, 2, that is equal to Sp. Now take one more example, ClO4 minus, S 0 है क्योंकि हमारे पास डाईवैलेंट है, यहाँ पे V गिवन, हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास चार्ज -1 है मॉलिक्यूल के ऊपर, देन X इक्वल्स टू हाफ प्लस 0 प्लस 7 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, देन इक्वल्स टू 4 विच इज ऑल्सो sp3। सो टेबल है स्टेरिक नंबर और नंबर ऑफ बॉन्ड, अगर 2 आता है तो sp, और उसकी ज्योमेट्री हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7 इस टेबल को देखे, आप में से मोस्टली को इस टेबल को आप लोग याद ही रखते हैं इस टेबल को। नाउ सम होमवर्क जिसे आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेथड 1 पे, ClF3, PCl5, I3-, ये 6 की आप हाइब्रिडेशन इस मेथड से निकाल के देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 6 का क्या आया है। दूसरी बात, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस जो मैंने बताई थी, चलिए उसे देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल नहीं होता है जिसके पास मोर देन 1 सेंट्रल मेटल आयन होता है, जैसे कि C2H2, ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। जहां पे भी सेंट्रल मेटल एटम 2 होगा 3 होगा वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये एप्लीकेबल नहीं होता है ऑड इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी कि आप NO के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, NO2 के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सी एसिड, एग्जांपल H2SO4 एंड H3PO4, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो लिमिटेशंस को भी ध्यान रखें, बट मोस्ट ऑफ द केस में कवर कर लेता है और काफी अच्छे तरीके से। जब तक आपको मतलब मान लीजिए अगर आपको फिगर, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो आप इस तरीके से काफी इजीली आप बता सकते हो, बिना स्ट्रक्चर बनाए बिना कुछ किए आप सीधे मॉलिक्यूल्स को देखिए, उसकी हाइब्रिडेशन को बताइए। नाउ जो मेथड 2 हमारे पास आता है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कुछ और भी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड तो हम कैलकुलेट उसको कर ही लेंगे। अगर आपके पास पाई बॉन्ड है यानी कि डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो आप बस एक सिग्मा को काउंट करेंगे, उसकी भी वैल्यू 1 होगी। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होती है, तो वहां पे भी हम एक सिग्मा को ही काउंट कर रहे होंगे। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर है तो उसको भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट कर लेते हैं, यानी कि उसकी भी कैलकुलेशन होगी। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उसको भी सिग्मा बॉन्ड के अंदर काउंट करेंगे, एक एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड। अब जैसे इसके अंदर हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं कि बेसिकली उसके अंदर क्या होता है
एक हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, हमारे पास एक जेई का क्वेश्चन था, जेई 2012 का क्वेश्चन था, जिसके अंदर वो लोग हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया। अब वो हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से पूछा था उन्होंने, यानी कि आपको उन्होंने दे दिया था एक एलीन। अब वो एलीन दिया था, तो अब तो वहां पे उसके आपको आने चाहिए क्या, आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बट आप उसे इतना इजी उन्होंने पूछा था C3H4। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो आप गेसिंग के तरह से उसे कर सकते हैं। अब जैसे C3H4 है तो मेथड 1 तो हमारा अलग नहीं रहा है, तो मेथड 2 से ही हमें करना होगा। तो C3H4 की अगर हम बनाए उसकी स्ट्रक्चर को, तो एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इन्होंने पूछ लिया था कि कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन बता दो कि कौन कौन से हाइब्रिडेशन वाले कार्बन है इसके अंदर। तो आपने सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, 1 2, आपने सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन के लिए हमारे पास आ गया sp2। इसके लिए 1 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, इसके लिए आ गया हमारे पास sp। इसके लिए सिमिलरली 2 और 3, इसके लिए हमारे पास आ गया sp2। सो sp2 कार्बन है हमारे पास और sp कार्बन है इस मॉलिक्यूल के अंदर, सो हमारा आंसर होगा sp2 कार्बन एंड sp कार्बन। सो आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन उन्होंने जेई 2012 के अंदर पूछा है, यानी कि आपके आईआईटी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो मतलब उन्होंने कितनी सिंपल तरीके से पूछा, अगर बस आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आते हैं तो मतलब आपको 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। इसकी टॉपिक की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है, जेई वाले काफी ज्यादा बार इसे पूछ चुके हैं वो लोग, तो ये इसे बार बार उसको पूछने का उन्होंने ट्रेंड फॉलो कर रखा है। तो इस चीज से तो हमने ये चीज क्लियर करा, एलिन जेई का बहुत ही फेवरेट कंपाउंड होता है, वो तो मतलब हर साल एलिन से क्वेश्चन वो लोग देते ही है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, थ्योरेटिकल है या फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसका प्रैक्टिकल कोई वैल्यू नहीं है, बट इसके वजह से इसका यूज करके हम बॉन्डिंग्स के बारे में कमेंट करते हैं, बॉन्डिंग्स को और अच्छे तरीके से हम समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब जो बात आई कि हाइब्रिडाइजेशन से तो हमने ज्योमेट्री बताई, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ अकेले इनफ नहीं है आपके ज्योमेट्री को डिस्कस करने के लिए। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से हम ज्योमेट्री को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, तो ज्योमेट्री को डिस्कस करने के लिए एक उसकी पूरी की थ्योरी आती है जो VSEPR थ्योरी होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। VSEPR थ्योरी आपके पूरी तरह से ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेगी, उसके अंदर काफी ज्यादा हम लोग चीजें को डिस्कस करेंगे और कुछ नए नए चीजों को देखेंगे और काफी एक इंटरेस्टिंग वे में उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और प्रिपरेशन को काफी अच्छे तरीके से करें। जय हिंद।